गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका आज का लेसन जो फर्स्ट हमारा प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट हुआ था उसका सेकंड टॉपिक है ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। इस टॉपिक के अंदर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसी आइडिया को स्प्रेड किया गया है। उससे यूरोप के और कंट्रीज़ में भी पार्ट्स में भी नेशनलिज्म की फीलिंग है वो स्प्रेड हुई है। इस टॉपिक में पूरा 9th क्लास बताई गई है। आई होप आप सबको 9th क्लास अच्छी तरीके से आती होगी। नहीं आती तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए, आपको 9th 10th दोनों एक साथ समझ में आएगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन है, यानी कि पहली बार वर्ल्ड में इतने रिवॉल्यूशन हुई थी जिसकी वजह से वर्ल्ड को रिवॉल्यूशन के बारे में पता चला था। कब हुई थी ये? 1789 में। तो ये एज इट इज़ फर्स्ट एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि किस रिवॉल्यूशन को माना जाता है फर्स्ट एक्सप्रेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कब हुई थी? 1789 के अंदर। इसके अंदर जितना भी ओल्ड सिस्टम था वो सारा चेंज हो गया था। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि वहाँ पर पहले ओल्ड रीजन था, स्टेट असेंबली थी, फिर उससे नेशनल असेंबली आती है, फिर कन्वेंशन आता है, फिर डिक्टेटरशिप आती है, दैन उसके बाद में रिपब्लिक आता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जितना भी ओल्ड सिस्टम है वो सारा चेंज हो गया था। फिर क्या है? दे फॉर्म नेशन, दे वांट सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, यानी कि रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि वो लोग एक नेशन तो बन गए, आज़ाद तो हो गए राजा से, लेकिन वहाँ पर सेंस ऑफ कलेक्टिविटी की अभी कमी थी। तो इस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए उन लोगों ने कुछ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या हैं वो अभी आपको बताती हूँ। एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, लेकिन मैंने पेज पर लिख को आपको समझाने के लिए ये किया है। बाहर से कुछ नहीं है, डोंट वरी, सब कुछ आपके एनसीईआरटी में है। द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक एंड ला सिटियन, ये आइडियाज़ वहाँ पे स्प्रेड होने लग गए। इससे वहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिविटी की फीलिंग को स्प्रेड करने की कोशिश की गई थी। अब ला पैट्रिक का मतलब क्या होता है? फादर की लैंड। भाई हमारे पापा की लैंड है, इट मीन सबकी लैंड है, घर सबका होता है ना, वैसे ही ला सिटियन यानी कि हम सब क्या हैं? सिटीज़न है इस कंट्री के, यानी कि हम सब एक जैसे हैं। एज इन वर्ड्स के थ्रू वहाँ पे सेंस ऑफ कलेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश की गई। वहाँ पे नया फ्लैग डिज़ाइन किया गया। ये कितने कलर का था? 3 कलर था, 3 कलर का था। कलर आपके 9th में है पर मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे ब्लू, वाइट और रेड, ठीक है। इन 3 कलर का फ्लैग है वो फ्रांस में डिज़ाइन किया गया। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, उन्होंने नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की। आप सबको याद होगा कि वहाँ पे पहले क्या था? स्टेट जनरल था, और स्टेट जनरल को बाद में उन्होंने एक्टिव सिटीज़न का एक ग्रुप बनाया और वहाँ पे इसको नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद में क्या किया उन्होंने? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली के बाद में उन्होंने अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, ताकि क्या कर सके वो लोग सारे कंट्री में एक जैसे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करवा सकें। अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया। कॉन्स्टिट्यूशन में सब बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई। न्यू हैम्स यानी कि श्लोक वगैरह के लिए पर्टिकुलर ये वर्ड यूज़ होता है। वर कंपोस्ट यानी कि अपने कंट्री के लिए एक जैसे सॉन्ग्स वगैरह कंपोस्ट किए गए, ठीक है। बहुत सारी ओथ वर टेकन, बहुत सारी शपथ वगैरह ली गई कि हम लोग कंट्री के लिए ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबोलाइज्ड, जो वहाँ पर अलग अलग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी। आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, किसी और को देना पड़ेगा, जो पुराने ड्यूज़ वगैरह थे आपके उन सबको ख़त्म कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम, ये सब आपने 9th में पढ़ा है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़रमेंट, ये सब किया गया ताकि वहाँ पे सेम मेज़रमेंट हो सके और किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सेम मेज़रमेंट की यूनिट वहाँ पे बनाई गई। अब उसके बाद में
देखो अगर कितनी प्रॉब्लम आती है ना, हम कोई चीज़ 4 रुपए में ख़रीदते हैं, फिर कोई हम सोचते हैं वो 5 रुपए देगा, फिर दूसरे वाला उसको कम कर देता है। अब ये पेन ही है, अगर मैं इसको परचेज़ कर रही हूँ तो इसको कोई कहता है 5 सेंटीमीटर का है, और फिर दूसरा जाके कहेगा नहीं नहीं 4 सेंटीमीटर का है, फिर तीसरा कहेगा नहीं नहीं 3 सेंटीमीटर का है। तो इससे मेज़रमेंट की डिफरेंट यूनिट होने से जो बिजनेसमैन, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिकली उनको लॉस होता है। तो इन्होंने क्या किया, जो यूनिफॉर्म सिस्टम वेट एंड मेज़रमेंट का डिज़ाइन किया। नेशनल डेलीगेट्स वर डिस्करेज्ड, यानी कि वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी रीजनल लेवल पे, तो उन सबको ख़त्म कर दिया गया और इन सब की जगह क्या किया गया, फ्रेंच को जो नेशनल लैंग्वेज है वो बनाया गया, वहाँ की कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। अब वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो फ्रांस से धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड हुई। यूरोप के अंदर बेसिकली हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे कंट्रीज़ हैं। 1719 तक आते आते इन सब के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो स्प्रेड होनी शुरू हो गई। फ्रेंच आर्मीज़ बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, जो फ्रेंच की जो आर्मी थी उसने नेशनलिज्म के फीलिंग को पूरे यूरोप में स्प्रेड करने की कोशिश की। और उसके बाद में यहाँ पर फिर उसके बाद में क्या होता है कि मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कन्वर्टेड इनटू रिपब्लिक। पहले वहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, मोनार्ची थी। मोनार्ची का मतलब राजा था वहाँ पे और राजा रूल करता था, एक हाथ में ही पावर थी। लेकिन अब जैकोबिन क्लब के लीडरशिप में अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, सबको राइट टू वोट प्रोवाइड करवाया गया था और उसके बाद में वहाँ पे रिपब्लिक फॉर्म्ड हुआ था। रिपब्लिक का मतलब सबको पता है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था ना, लेकिन जैकोबिन क्लब के अंडरशिप में ऐसा होना शुरू हो गया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले वहाँ पे क्या था फ्रांस के अंदर, पहले वहाँ पे स्टेट जनरल था। स्टेट जनरल के बाद में वहाँ पे उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद में नेशनल असेंबली आएगी। नेशनल असेंबली के बाद में क्या आएगा, वहाँ पे नेशनल असेंबली के बाद में फिर वहाँ पर आएगा आपका कौन आएगा, कॉन्वेंशन आएगा। कॉन्वेंशन के बाद कौन आएगी, आपकी डायरेक्टरी आएगी। डायरेक्टरी के बाद में आप सबको पता है, अगर याद हो थोड़ी सी 9th क्लास, तो उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो आपस में कभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। वो मिनिस्टर्स अपॉइंट करते थे तो लेजिस्लेचर नहीं मानते थे, लेजिस्लेचर कोई लॉ फॉर्म करता था तो एग्जीक्यूटिव नहीं मानता था। तो वहाँ फ्रांस के अंदर इनस्टेबिलिटी थी। इस इनस्टेबिलिटी का बेनिफिट किसने उठाया था, नेपोलियन ने उठाया था। तो फिर वहाँ पे नेपोलियन है वो रूल करता है। तो अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी आई थिंक, क्योंकि 9th क्लास भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे कौन आ जाएगा, नेपोलियन आ जाएगा। नेपोलियन के बारे में आप सबको पता है कि नेपोलियन ने 1804 के अंदर क्या किया था, नेपोलियन ने वहाँ पर अपने आप को क्या किया था, वहाँ पे पूरी पावर को, फ्रांस की पावर को कंट्रोल किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर फ्रांस ने क्या किया था, अपने रूल एंड रेगुलेशन वहाँ पे फॉलो करवाए थे, जिसे फ्रांस के अंदर सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है या फिर नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपोलियन ने बनाए थे। इसके अंदर नेपोलियन की बहुत अच्छी बातें थी, सारे मॉडल फैक्टर थे, इसीलिए नेपोलियन को मॉडलाइज़र ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन कौन सी बातें थी इसके सिविल कोड के अंदर, इसने सबसे पहले सिस्टम ऑफ बर्थ प्रिविलेज्ड किया था कि जन्म से जो आपको राइट्स मिले हैं वो राइट्स नहीं हो सकते, आपको राइट्स हैं वो अपने दम पर बनाने होंगे। ये नहीं है कि कोई ज़मींदार है तो वो रूल कर रहा है, उसके बाद में उसका बेटा भी रूल करेगा। अरे राजा पावरफुल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका बेटा भी उतना ही पावरफुल हो। यानी कि अगर उसके बेटे को भी रूल करना है तो उसे पावरफुल होना होगा।
ये वाला जो इसको तो इस लाइन में क्या है, सिस्टम ऑफ बर्थ प्रिविलेज्ड को उसने पूरा टोटली ख़त्म कर दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ, उसने इक्वालिटी बिफोर लॉ को स्टार्ट किया कि लॉ की नीचे, लॉ की आइज़ में, लॉ की नज़र में हर कोई इक्वल है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसके साथ साथ उसने क्या किया कि उसने जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी दिया। राइट ऑफ प्रॉपर्टी से क्या हुआ कि कोई भी इंसान अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी रख सकता है। इससे नेपोलियन को बेनिफिट था कि जो प्रॉपर्टी ऑनर थे वही नेपोलियन को हेल्प कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी जो आर्मी फोर्स है उसको मतलब हेल्प मिलती थी, क्योंकि देखो आर्मी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत तो होती ही है। इसके साथ साथ जो ज़मींदारी सिस्टम है उसके अंदर जो फार्मर्स है उसकी जो रिवेन्यू सिस्टम उसको उसने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो इम्प्रूव किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को उसने, यानी कि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें की। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो नेपोलियन है उसके सब, जो नेपोलियन है वो फ्रांस के अंदर जब उसकी डेथ हो जाती है लास्ट में 1815 में वाटरलू की वॉर में वो डिफीट हो जाता है, उसके बाद में भी नेपोलियन को याद किया जाता है उसके इन्हीं पॉजिटिव फैक्टर से, क्योंकि इन फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे। मानती हूँ बाद में नेपोलियन के कुछ रूल इतने स्ट्रिक्ट थे जिसकी वजह से नेपोलियन को लोग हैं वो अब कम पसंद करते थे। स्टार्टिंग में बहुत पसंद करते थे क्योंकि नेपोलियन की वजह से ही वहाँ पर स्टेबिलिटी आई थी, लेकिन स्टेबिलिटी ज़्यादा टाइम तक नहीं लोग खुश रह पाए और धीरे धीरे वही नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। लास्ट में बेचारा हार गया और वाटरलू की जो वॉर है उसकी लास्ट वॉर थी। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मेरी वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती, दैट्स वाई आगे की जो चीज़ें हैं हम लास्ट में करेंगे। थैंक यू।